हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 150 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से। स्टार्ट। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती, और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझे कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है, और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारपूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखे उसको आप गलत न समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है, तथा पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसीलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी को काफ़ी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन अवश्य है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए सुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन में अभी तक जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्रीय जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं, और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100% सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से है, और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है, किंतु प्रश्न है क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साज सामान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है।
मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए किसी भी समय कश्मीर के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को नियंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है, भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। समाप्त। आप सब लोग को ये डिक्टेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।